नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है काव्य का अर्थ, स्वरूप एवं परिभाषा। काव्य के अर्थ को परिभाषित करने के लिए विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न मत प्रस्तुत किए हैं। संस्कृत आचार्य, हिंदी और पाश्चात्य विद्वानों ने जो मत प्रस्तुत किए हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं काव्य क्या है। जैसा कि हम सबको मालूम है, मानव एक सामाजिक प्राणी है। वो अपने विचारों और भावों को भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त करता है और भाषा के माध्यम से विचार अभिव्यक्ति का सबसे बड़ा साधन काव्य और साहित्य है। भारतीय काव्य शास्त्र में साहित्य के लिए काव्य शब्द का प्रयोग होता है, जिसमें विचारों का संग्रह है, यानी कि संग्रहित रूप में जो दिखाई देता है, विचारों का संग्रहित रूप ही साहित्य कहलाता है। साहित्य को ही काव्य कहा जाता था या काव्य को ही साहित्य कहा जाता था। ये दोनों ही शब्द एक दूसरे के लिए पर्यायवाची थे। काव्य शब्द के अंतर्गत साहित्य की सभी विधाओं का बोध होता है। साहित्य की सभी विधाएं अर्थात कहानी, कविता, उपन्यास, नाटक, निबंध, गद्य, पद्य, ये सभी ही काव्य और साहित्य के अंतर्गत ही आ जाती थी। डॉक्टर श्याम सुंदर दास कहते हैं, काव्य शब्द का वही अर्थ होता है जो साहित्य शब्द का वास्तविक अर्थ है। यानी काव्य का भी अर्थ वही लिया जाता था जो साहित्य का अर्थ लिया जाता था। अब साहित्य का क्या अर्थ है? जो सबके लिए हितकारी होता है। उसी प्रकार काव्य भी सबके लिए, सबके हित के लिए होता है। जिसे लेखक या रचनाकार समाज के हित के लिए लिखता है, उसको अलग विधा से प्रस्तुत करता है, वही काव्य कहलाता है। इससे स्पष्ट हो रहा है कि काव्य को ही साहित्य कहा जाता था या साहित्य को ही काव्य कहा जा सकता है। तो यहाँ हम देखें, साहित्य में देखें तो व्यापक अर्थ में राजनीति शास्त्र, धर्मशास्त्र, दर्शन शास्त्र, इतिहास, भूगोल आदि में संबंध रखने वाली हर रचना साहित्य कहलाती है। जितने भी व्यापक रूप में सब रचनाएं लिखी जाती हैं, वो सब साहित्य के ही अंतर्गत आती हैं। वर्तमान समय हिंदी में जब काव्य का अर्थ लिया जाता है तो केवल और केवल कविता के रूप में ही इसका अर्थ ग्रहण किया जाता है। आज काव्य का अर्थ अति सीमित हो गया है। पहले तो यह असीमित, यानी कि इसका आकार बड़ा था। इसके अंतर्गत सभी विधाएं आ रही थी, नाटक, उपन्यास सब इसी के अंतर्गत थे। लेकिन वर्तमान समय में केवल कविता के लिए ही काव्य का अर्थ लिया जा रहा है। आगे हम इसमें देखते हैं, काव्य साहित्य का महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। प्राचीन भारतीय साहित्य में तो काव्य शब्द का प्रयोग साहित्य के नाटक, पद्य, गद्य आदि सभी विधाओं के लिए किया जाता था। काव्य शब्द का प्रयोग सभी ललित अथवा सृजनात्मक कृतियों के लिए किया जाता था। ललित अर्थात जो भी सुंदर रचनाएं होती थी, जो कवियों या लेखकों के द्वारा सुंदर से सुंदर रचना लिखी जाती थी, उसे काव्य के अंतर्गत या साहित्य के अंतर्गत ही लिया जाता था। तो संस्कृत आचार्य लिखते हैं, काव्यम द्विधा गद्यम च पद्यम च, अर्थात काव्य की दो विधाएं हैं, गद्य और पद्य। साहित्य काव्य की परिधि में समाहित है, यानी कि काव्य के अंतर्गत ही, काव्य की सीमा में ही साहित्य है, समाया हुआ है, या साहित्य की सीमा में काव्य समाया हुआ है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। काव्य का अर्थ संस्कृत के काव्य शास्त्रियों ने कवियों के कर्म को ही काव्य माना है। कवि जो भी रचना लिखते हैं,
कवियों का कर्म कहलाता है। तो कवियों के कर्म को काव्य माना, कवियों के द्वारा जो कार्य संपन्न होता है उसे काव्य माना गया है। काव्य अर्थात कवि का कर्म या कवि की सृजना, कि कवि ने जो लिखा है वही काव्य है। कवे इदम कार्य भावो वा, जो कवि का भाव अथवा रचना है वही काव्य है। तो संस्कृत के आचार्य इसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं कि जो कवि के भाव हैं या जो कवि के द्वारा लिखित रचना है वही काव्य है। अतः कवि व काव्य का अटूट संबंध रहा है। काव्य की अगर व्युत्पत्ति हम देखें कि इस शब्द की व्युत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो कवि शब्द से काव्य की व्युत्पत्ति मानी जाती है। कव शब्द की रचना कु धातु के प्रयोग से हुई है। कु धातु के साथ अच प्रत्यय ई लगने से कवि शब्द की रचना हुई है। कु धातु का अर्थ है शब्द करना, बोलना, कलरव करना आदि। जो शब्द रचना या कलरव करने वाला है वही कवि है। कवि कौन है? जो रचना करते हैं, जो अपने भावों को व्यक्त करते हैं, तो वही कवि हैं। कवि का अर्थ कविता करने वाले कवि हैं और कवि के कर्म को काव्य कहा जाता है। कवे कर्म काव्यम। अंग्रेजी भाषा में अगर हम देखें तो कवि के लिए पोएट शब्द का प्रयोग होता है, जिसका अर्थ है सर्जक, निर्माता या विधायक। और काव्य के लिए पोएट्री शब्द का प्रयोग होता है। पोएट के सृजनात्मक कार्य को पोएट्री कहा जाता है। और पोएम का अर्थ है निर्माण, यानी कवि ने जिसे लिखा है, कवि ने जिस रचना का सृजन किया है वही पोएम है, वही कविता है और वही काव्य है। तो काव्य का अर्थ हम देखते आ रहे हैं। भारतीय आचार्यों ने रचना करने वाले व्यक्ति को कवि और उनके कर्म को कविता कहा है। कवयति इति कवि तस्य कर्म काव्यम, कि कविता करने वाले को कवि और उसके जो रचना है उसी को ही काव्य कहा है। वर्तमान समय हिंदी में जब काव्य का अर्थ लिया जाता है तो उसमें हम देखते हैं कि केवल पद्य या कविता का ही अर्थ ग्रहण किया जाता है। लेकिन इससे पहले काव्य का अर्थ बड़े आकार में लिया जाता था। उसमें सब विधा आ रही थी, नाटक, उपन्यास, एकांकी, कहानी, गद्य, पद्य सब थे। लेकिन वर्तमान समय में केवल और केवल कविता का ही अर्थ इसका माना जाता है। अब कविता क्या है? जो आनंद प्रदान करती है, जो मन में चमत्कार उत्पन्न करती है, वही कविता, और उसी कविता को काव्य कहा है। जो आनंद प्रदान करे, चमत्कृत करे, वो काव्य है। आगे हम देखते हैं काव्य की परिभाषा। काव्य उस रचना को कहा जाता है जो अलंकारों से युक्त है, रस, छंद, अलंकारों से युक्त, गुणों से युक्त है, गुण सहित है, जिसमें माधुर्य, प्रसाद, ओज गुण है, और जिसमें निषेध क्या है? जो दोष से रहित है, जिस काव्य में कोई भी दोष ना हो वही काव्य कहलाता है। जिसमें अभीष्ट अर्थ का वर्णन संक्षिप्त रीति से किया जाए, जिसको व्यक्त करना चाहा हो और उसको सार रूप में, यानी कि कम शब्दों के द्वारा अधिक अर्थ का ग्रहण लिए हुए, अधिक अर्थ को अपने अंदर समाये हुए, या अधिक अर्थ को जो स्पष्ट करने में ताकत रखते हों, ऐसे शब्दों की अभिव्यक्ति करना ही काव्य कहलाता है। संस्कृत आचार्यों के द्वारा जो दी गई परिभाषाएं हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा आचार्य विश्वनाथ जी के अनुसार वाक्यम रसात्मक काव्यम, रस युक्त वाक्य को काव्य कहा है। रसात्मक वाक्य ही काव्य कहलाता है। आचार्य भामहा के अनुसार शब्दार्थ सहितौ काव्यम, ऐसे शब्द
जिनमें अर्थ समाया हुआ है, जिनमें अर्थ और भाव समाहित हैं, वही शब्द ही काव्य के अंतर्गत आते हैं। पाश्चात्य लेखकों ने जो परिभाषाएं दी हैं, प्लेटो के अनुसार भौतिक पदार्थ सत्य की अनुकृति है और काव्य इस अनुकृति की अनुकृति है। जो भौतिक पदार्थ है वो सत्यम शिवम सुंदरम की नकल है, वो सत्य की रचना का उनका अनुकरण किया गया है। तो इस प्रकार से जो काव्य है वो नकल की भी नकल है, अनुसरण का भी अनुसरण है। भौतिक संसार के भौतिक पदार्थ सत्य का उदाहरण है, यानी कि सत्य को परिभाषित करते हैं, और जो काव्य है वो उस नकल को भी परिभाषित करता है। अरस्तु कहते हैं काव्य एक कला है जिसका मौलिक तत्व अनुकरण है। यह अनुकरण भाषा के माध्यम से होता है, भाषा के द्वारा ही इसे अभिव्यक्त किया जाता है, इसको प्रस्तुत किया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं पाश्चात्य लेखकों ने जो कहा। डॉक्टर जॉनसन, कविता एक छंदमयी रचना है। पोएट्री इज मैट्रिकल कॉम्पोजिशन। कॉलरिज लिखते हैं सर्वोत्तम शब्दों का सर्वोत्तम विधान ही काव्य है। पोएट्री इज द बेस्ट वर्ड्स इन दियर बेस्ट ऑर्डर्स, यानी कि जिन शब्दों को बहुत ही सुंदर तरीके से लिखा जाता है वो काव्य है। प्रसिद्ध कवि ड्राइडन का विचार है कविता सुस्पष्ट संगीत है। पोएट्री इज आर्टिकुलेट म्यूजिक। हडसन ने लिखा काव्य कल्पना और मनोभावों द्वारा की गई जीवन की व्याख्या है। जो मन के भावों को कल्पना के माध्यम से प्रस्तुत करती है वही पोएट्री है। पोएट्री इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ लाइफ थ्रू इमेजिनेशन एंड इमोशन। हिंदी लेखकों ने क्या कहा है? डॉक्टर श्याम सुंदर दास लिखते काव्य वह है जो हृदय में अलौकिक आनंद या चमत्कार की सृष्टि करे। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, अर्थात हमारे जीवन के जो भी पल हैं, जो सुंदर क्षण हैं, उनको अभिव्यक्त करने की जो वाणी है, जो भाषा है, वही कविता कहलाती है। मैथिली शरण गुप्त लिखते हैं केवल मनोरंजन ना कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। काव्य इतना महत्वपूर्ण है और कवि इतने विशेष होते हैं, उनके लिए कहा जाता है जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, क्योंकि कवि अपनी वाणी को कल्पना के माध्यम से सहृदयों के हृदय तक पहुँचाते हैं। पाठकों को ऐसे अर्थ स्पष्ट करके प्रस्तुत करते हैं कि गहरे भाव भी बड़े सरलता पूर्वक किस तरह से पाठक को समझ आ जाते हैं। ये कवि विशेष अपनी एक कला और एक गुण के द्वारा अभिव्यक्त करते हैं। काव्य कवि की कृति है, कवि की रचना है। काव्य वह छंदोबद्ध और कलात्मक रचना है जो पाठक या श्रोता के मन में भावात्मक आनंद की सृष्टि करता है, अर्थात ये छंदबद्ध रचनाएं होती हैं और जो श्रोता या पाठक के गहरे अंतर मन तक पहुंच जाती हैं। अगर भाव पक्ष में देखें तो कविता का जो विषय है और जो उसके भाव हैं उनको स्पष्ट किया जाता है, और कला पक्ष को अगर हम देखें तो उन भावों को किस प्रकार से अभिव्यक्त किया जाता है, कौन से उदाहरण उपमान दिए जाते हैं, कौन से प्रतीक दिए जाते हैं, किस रस का प्रयोग किया जाता है, तो वो कला पक्ष के अंतर्गत आते हैं। भाव पक्ष के अंतर्गत तो कवि के भाव हैं और उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है वो कला पक्ष में निर्धारित किया जाता है। अब हम देखें काव्य का स्वरूप क्या है, काव्य के भेद। अगर हम देखें स्वरूप के आधार पर तो काव्य के दो भेद हैं, स्वरूप के आधार पर और शैली के आधार पर।
काव्य का स्वरूप हम देख रहे हैं। इसको दो पार्ट में विभाजित किया गया है, स्वरूप के आधार पर और शैली के आधार पर। अगर स्वरूप के आधार पर देखें तो फिर उसके दो भाग हैं, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। और शैली के आधार पर देखें तो गद्य, पद्य और चंपू, ये तीन हैं। और इसमें स्वरूप के आधार पर दृश्य और श्रव्य, फिर आगे उनके भेद हैं। दृश्य काव्य वो है जिन्हें चक्षु इंद्रिय यानी आँखों के द्वारा देखा गया हो, और श्रवणेंद्रिय कानों के द्वारा जो सुना जाता है वो काव्य। इसमें आते हैं नाटक, एकांकी, नौटंकी, प्रकरण, रूपक आदि। और श्रव्य काव्य जिन्हें कानों के द्वारा सुना जाता है या खुद पढ़ा जाता है, उस काव्य को श्रव्य काव्य के अंतर्गत लिया जाता है। इसमें कविता, गीत, गजल आदि इसके उदाहरण हैं। अब हम देखें श्रव्य काव्य के अंतर्गत फिर से दो भेद हैं। पहला है प्रबंध काव्य। अब प्रबंध काव्य क्या है? जिसमें कथाएं हैं, कहानी है। कथा युक्त श्रव्य को प्रबंध काव्य कहते हैं, जिसको बड़े प्रबंध के साथ प्रस्तुत किया जाता है। जिस कहानी को प्रबंधित रूप से प्रकट किया जाता है, लिखा जाता है, वो प्रबंध काव्य है। ये किसी अविरल काव्य धारा से जुड़े होते हैं। अविरल माना होता है निरंतर चलने वाली, प्रवाहमयी काव्य धारा से जुड़े हैं, कथाबद्ध होते हैं। इनके अंतर्गत किसी न किसी पौराणिक या ऐतिहासिक रचना को लिया जाता है। किसी घटना या क्रिया का वर्णन काव्यात्मक रूप में होता है। तो प्रबंध काव्य के अंतर्गत ये चीज़ें हैं कि जो कथायुक्त हैं और वो निरंतर चलते हैं, और उसमें किसी घटना या क्रिया का वर्णन किया जाता है। अब प्रबंध काव्य के अंतर्गत हम देखें तो इसमें है महाकाव्य और खंड काव्य। महाकाव्य क्या है? इसमें ऐतिहासिक और पौराणिक कथा होती है। इसमें एक नायक विशेष रहता है और नायक के जन्म से लेकर के मृत्यु तक के जीवन का व्यापक चित्रण किया जाता है। कम से कम इसमें 7 या 8 सर्ग होते हैं। प्रत्येक अध्याय के बाद छंद बदल जाता है। जो एक छंद का प्रयोग एक अध्याय में किया गया है, दूसरे अध्याय में दूसरे छंद का प्रयोग विशेष रूप से होगा, और जो पहले अध्याय का छंद है वो गौण रूप से होगा। तो महाकाव्य का विशेष जो उदाहरण है तुलसीदास का रामचरितमानस और मैथिली शरण गुप्त का साकेत इसका प्रमुख उदाहरण है। तो दूसरा प्रबंध काव्य का जो दूसरा प्रकार है, प्रबंध काव्य का एक प्रकार हमने देखा महाकाव्य, और दूसरा है खंड काव्य। इसमें नायक साधारण व्यक्ति होता है। और जब महाकाव्य में हमने देखा उसमें एक ऐतिहासिक पौराणिक राजा के रूप में धीरोदत्त एक नायक होता है। तो खंड काव्य में जो साधारण व्यक्ति नायक है, उसके जीवन के किसी एक पक्ष या एक घटना का सार रूप में वर्णन किया जाता है। और महाकाव्य में हमने क्या देखा कि उसके पूरे जीवन का वर्णन होता है, लेकिन खंड काव्य में उस नायक के जीवन की सिर्फ एक घटना का वर्णन किया जाएगा, और इसका आकार सीमित होता है। इसमें सर्ग नहीं होते हैं। खंड काव्य के भी दो प्रकार हैं। एक है संघात, या उसको कहा जाता है एकार्थ। इसमें एक प्रकार का छंद, एक ही घटना और एक ही दृश्य का वर्णन किया जा रहा होता है, उसे एकार्थ खंड काव्य कहते हैं। और दूसरा अनेकार्थ, जिसमें अनेक प्रकार के छंदों का प्रयोग है, अनेक भाव हैं और जीवन के एक अंश या घटना का वर्णन हो रहा है। तो इसके लिए जो उदाहरण है अनेकार्थ खंड काव्य के रूप में, वो है पंचवटी, जयद्रथवध, कनुप्रिया आदि। ये अनेकार्थ खंड काव्य का उदाहरण है। आगे हम देखें
कि इसी का ही एक और प्रकार है आख्यान गीतिका। हमने पीछे देखा है जो प्रबंध काव्य के महाकाव्य, खंड काव्य और तीसरा इसका भाग आख्यान गीतिका। इसमें किसी मानव या प्रकृति की यथार्थ घटनाओं का उल्लेख किया जाता है। गीतात्मक व नाटकीय पद्य शैली में लघु आख्यान या कथा वर्णित होती है, यानी इसमें छोटी छोटी कथाएं होती हैं। महाकाव्य में हमने देखा बड़ा रूप, खंड काव्य में जीवन की एक घटना, और आख्यान गीतिका जो है इसमें उससे भी एक छोटा रूप होता है। इसमें किसी की बहादुरी, त्याग, बलिदान, प्रेम, साहस आदि की जो प्रेरणादायक घटना होती है उसको चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। जैसे सुभद्रा कुमारी चौहान की झांसी की रानी, रंग में भंग आदि, ये ऐसी ही रचनाएं आख्यान गीतिका के अंतर्गत हैं। अब हम देखें श्रव्य काव्य का जो दूसरा पार्ट है मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य के अंतर्गत हमने देख लिया महाकाव्य, खंड काव्य, आख्यान गीतिका, और अब हम देखें कि जो श्रव्य काव्य का दूसरा है मुक्तक काव्य। स्वतंत्र वृत्ति वाला वह काव्य जिसमें एक ही अनुभूति, एक ही भाव या कल्पना पूर्णतया व्यक्त होती है, यानी कि एक भाव जो कवि महसूस कर रहा है, लेखक के मन के अंदर जो एक प्रकार का भाव है, एक प्रकार की कल्पना है, उसी को ही पूर्ण रूप से जो प्रस्तुत करता है। काव्य रचना के प्रत्येक छंद स्वतंत्र रूप में अपना भाव प्रकट करते हैं, यानी कि एक रचना उसमें एक छंद होगा और फिर वो उसी में ही वो पूरी कहानी, यानी कि पूरा जो भावार्थ बताना चाहते हैं वो उसी के अंतर्गत ही आ जाएगा। महाकाव्य या खंड काव्य जैसी इसमें धारावाहिकता नहीं होती है, वो एक विषय ही उसमें पूर्ण होता है। इनके पदों का आपस में कोई संबंध नहीं होता, क्योंकि महाकाव्य में हमने देखा पिछले सर्ग से या पिछले वाले अध्याय में ही अगले अध्याय का थोड़ा सा वर्णन कर दिया जाएगा, या जो अध्याय चल रहा था या जो दूसरा अध्याय शुरू हुआ है उसकी कथा पिछले अध्याय पर आधारित रहेगी, या खंड काव्य में घटना पर आधारित रहेगी। लेकिन जो मुक्तक काव्य है उसके अंतर्गत जो पद्य आदि आते हैं वो किसी पिछली रचना पर आधारित नहीं होते हैं, वो स्वतंत्र होते हैं। पिछला पद जो भी था वो अलग विषय पे है, अब जो अगला पद आ गया वो अलग विषय पे रहेगा, तो वो सब मुक्तक काव्य के अंतर्गत आते हैं। पिछले पद में जो छंद का प्रयोग था वो अगले पद में अन्य किसी छंद का प्रयोग हो सकता है। इनके पदों का आपस में कोई संबंध नहीं होता, छंद अलग अलग होते हैं। इसके विशेष उदाहरण हैं बिहारी, रहीम, कबीर के दोहे, सूरदास, मीरा के पद आदि। अब बिहारी, रहीम, कबीर के जो दोहे हैं कुछ गुरु के प्रति हैं, अगला दोहा वैराग्य का होगा, तो उसका पिछले दोहे से कोई भी संबंध नहीं होता है, लेकिन वो पूर्ण अर्थ को स्पष्ट करने वाले भी होते हैं। अब मुक्तक काव्य के अंतर्गत दो भेद हैं। पाठ्य मुक्तक, विषय की प्रधानता पाठ्य मुक्तक में होती है, यानी कि इसमें विषय स्पष्ट किया जाता है। विभिन्न विषयों पर लिखी गई छोटी छोटी विचार प्रधान रचनाएं होती हैं जिनको दोहे या पद के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है, और इसमें भाव अनुभूति विशेष होती है जो कवि अपने भावों को प्रकट करता है। इसमें किसी विचार या रीति का वर्णन किया जाता है। एक छंद के बाद फिर दूसरा छंद है या दूसरा अलंकार रस होगा। कबीर बिहारी के भक्ति नीति संबंधी दोहे हैं, तार सप्तक की रचनाएं हैं, सुमित्रा नंदन पंत की पतझड़, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की भिक्षु, वह तोड़ती पत्थर, ये सब पाठ्य मुक्तक के उदाहरण हैं। अब दूसरा इसका उदाहरण देखें, गेय मुक्तक, जिन्हें गाया जा सकता है
वो गेय मुक्तक के अंतर्गत हैं। इन्हें प्रगीत काव्य भी कहते हैं, अंग्रेजी में लिरिक के समानार्थी है। इसमें भाव मुख्य होता है। ये संगीत की लय वाले होते हैं, लयबद्ध रचनाएं होती हैं, सौंदर्य में रचनाएं होती हैं, जैसे कबीर रहीम के दोहे, ये सब इन्हीं रचनाओं के अंतर्गत हैं। जूही की माला, प्रसाद जी की रचना आंसू आदि, इन्हें गाया जा सकता है। अब आगे हम देखें जो काव्य का स्वरूप रहा है शैली के आधार पर। इसके 3 भेद हैं, पद्य रचना, गद्य रचना और चंपू। पद्य जिसमें रस, छंद, अलंकार, यति, गति, लय, तुक आदि का समावेश होता है, जिसमें रस भी है, छंद भी है और अर्थात इनको गाया ही जा सकता है। और गद्य काव्य जिसे हम देखें, काव्य साहित्य का वो परंपरागत रूप है जिसमें लय तुक नहीं होते और ना ही इनको गाया जा सकता है। डॉक्टर भागीरथ मिश्र लिखते हैं, किसी कथानक चरित्र विचार की कल्पना व अनुभूति के माध्यम से सरल, रोचक, रमणीय अभिव्यक्ति गद्य है, कि वह विचार हैं, भाव हैं और जिनको कल्पना के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है, लेकिन उनमें छंद नहीं है, व्याकरण के नियम हैं, उसमें सुंदर रचना है, लेकिन वो लयबद्ध या छंद युक्त नहीं है। निबंध, उपन्यास, रेखाचित्र, संस्मरण, आत्मकथा आदि ये सब गद्य विधाएं हैं। अगला है चंपू काव्य। गद्य या पद्य मिश्रित काव्य चंपू काव्य कहलाता है। गद्य व पद्य के मध्य की विधा है, यानी कि जो गद्य भी जिसमें होगा और पद्य भी होगा। गद्य और पद्य दोनों का मिश्रित रूप ही चंपू काव्य के अंतर्गत है। गद्य के माध्यम से किसी भावपूर्ण विषय की काव्यात्मक अभिव्यक्ति होती है, यानी कि भावों को व्यक्त करने के लिए काव्य को आधार बना लिया जाता है। इसमें एक ही अर्थ, एक ही केंद्रीय भाव का उल्लेख होता है। माखनलाल चतुर्वेदी का साहित्य देवता, अज्ञे का भगनदूत, श्री राय कृष्णदास की साधना आदि इसी के उदाहरण हैं। अब हम इसको एक टेबल के रूप में देख लेते हैं, जिसको हम सभी बना लेंगे। अवश्य ही रूप से आप इस टेबल को याद भी करेंगे और बनाएंगे। तो काव्य का स्वरूप, इसके 2 भेद, का स्वरूप के आधार पर और शैली के आधार पर। फिर स्वरूप के आधार पर इसके 2 भेद, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। जो दृश्य काव्य है वो नाटक, एकांकी, प्रकरण और रूपक। श्रव्य काव्य के फिर से 2 भेद हैं, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य के 3 भेद हैं, खंड काव्य, आख्यान गीतिका और महाकाव्य। मुक्तक काव्य के 2 भेद हैं, पाठ्य मुक्तक और फिर गेय मुक्तक। इधर हम देख रहे हैं शैली के आधार पर पद्य, गद्य और चंपू। ये पूरा ही टेबल के रूप में दिखाया है। जो पीछे हमने समझा ये सारा ही इस टेबल के आधार पर है, तो ये टेबल भी समझ लेंगे इसको अच्छी तरह से। धन्यवाद। आशा है आपको ठीक से समझ आ गया होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।